नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पल्मोनरी फाइब्रोसिस के बारे में। पल्मोनरी फाइब्रोसिस क्या होता है, इसके क्या-क्या कारण हो सकते हैं, इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, साथ ही साथ इसकी प्रोग्नोसिस कैसी होती है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस, जैसे कि ये नाम इंडिकेट कर रहा है, पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स और फाइब्रोसिस का मतलब होता है स्कारिंग। तो जैसे भी अगर आपको कभी कहीं पर कोई चोट लगा या फिर आपका कोई भी सर्जरी हुआ, तो उस दौरान जो आपका जो सर्जरी जहाँ पर होता है या फिर जहाँ पे चोट लगता है, उस हिस्से में कुछ टाइम के बाद आप लोग देखते हैं कि फाइब्रोसिस होने लगती है, स्कारिंग होने लगती है और वहाँ का जो एरिया है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम पल्मोनरी फाइब्रोसिस की बात करें, तो जो भी पेशेंट के लंग्स हैं उनके अंदर स्कारिंग होने लगती है, उनके अंदर फाइब्रोसिस होने लगती है और फिर हमारे लंग्स पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते, एक्सपैंड नहीं कर पाते। तो जो ऑक्सीजन है उसका हमारे लंग्स से ब्लड तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, ये जो पाथवे है ये ब्लॉक हो जाता है और जिस वजह से हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो जब भी हमारे बॉडी के अंदर लो ऑक्सीजन लेवल्स रहेंगे तो हमें कुछ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, आपको छाती में भारीपन हो सकता है या फिर आपको सूखी खांसी यानी कि ड्राई कफ भी हो सकता है। वहीं पर अगर हमारे बॉडी के अंदर ये जो ऑक्सीजन का सप्लाई है, ऑक्सीजन का जो लेवल है, ये बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन हो जाए तो यहाँ पर आपको रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है और यहाँ पे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो हमें ये समझना है कि जो पल्मोनरी फाइब्रोसिस है ये किन कारणों से हो सकता है। तो अगर हम इसके कारणों की बात करें, कॉजेज़ की बात करें, तो मेजरली ये हमें एज अ सेकेंडरी डिजीज़ देखने को मिलता है। यानी कि अगर आपको कोई पहले से कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है, वो कंडीशन अगर लंबे समय तक आपकी बॉडी के अंदर परसिस्ट कर रही है, जैसे आपको सीओपीडी है, आप उसका सही इलाज नहीं ले रहे या फिर आपका जो सीओपीडी है वो मैनेज नहीं है, तो ये आगे जाके आपके लंग्स में स्कारिंग कर सकता है, फाइब्रोसिस कर सकता है, जिसके वजह से आपको पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो सकती है। दूसरा जो हम मेजर रीज़न इसका देखते हैं वो है कुछ सर्टेन टाइप ऑफ मेडिकेशंस। कुछ ऐसे मेडिकेशंस हैं जो कि आपके बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं और आपको वो भी पल्मोनरी फाइब्रोसिस कर सकते हैं। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि कोई भी दवा जो है वो डॉक्टर की परमिशन के बिना ना खाएं, और अगर कोई भी दवा आपको कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है और वो लॉन्ग टर्म पे आपको दवा चल रही है, तो अपने डॉक्टर से उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी आप डिस्कस डायरेक्टली कर सकते हैं। थर्ड जो हमें मेजर पल्मोनरी फाइब्रोसिस का कारण देखने को मिलता है वो ये भी हो सकता है कि जो कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है, जिसको हम रेडियोथेरेपी बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे कि जो कैंसर का ट्रीटमेंट अवेलेबल है या तो सर्जरी, कीमोथेरेपी या फिर रेडियोथेरेपी। तो जो रेडियोथेरेपी है ये कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को अंदर से बर्न करता है और इसके बाद भी पेशेंट को लंग्स में फाइब्रोसिस हो सकती है। वहीं पर अगर हमें लंग्स में फाइब्रोसिस का पीछे कोई भी कारण नहीं मिल रहा है, तो इस कंडीशन को नाम दिया जाता है इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। यानी कि इडियोपैथिक जो वर्ड है इसका मतलब है कि हमें इसका रीज़न जो है वो नहीं पता है, मेडिकल साइंस को भी इसका जो रीज़न है वो नहीं पता है। तो इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस से हम ये समझते हैं कि पेशेंट के लंग्स में फाइब्रोसिस होने लग गई, लंग्स उनके सख्त होने लग गए, सिकुड़ने लग गए, लेकिन इसके पीछे का जो कारण है वो अननोन है। अब यहाँ पर अगर हम मेजरली एक मेजर स्केल पे बात करें, तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस के अंदर बहुत ही सारी डिजीज़ेस कवर होती हैं, लेकिन अगर हम इसको मोटा मोटा डिफ्रेंशिएट करें तो हम पल्मोनरी फाइब्रोसिस को आईएलडी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यानी कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ से भी हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो जो आईएलडी है इसके अंदर जो पेशेंट के एल्वियोलाई हैं, यानी कि जो एयर सैक्स हैं, उनके अंदर फाइब्रोसिस होगा, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो एल्वियोलाई से ब्लड स्ट्रीम तक नहीं जा पाएगा। वहीं पर पल्मोनरी फाइब्रोसिस में जो पेशेंट के लंग्स हैं उनमें भी स्कारिंग होने लग जाएगी। तो अगर आईएलडी है और आईएलडी के साथ साथ पेशेंट के लंग्स में भी स्कारिंग होने लग गया है, तो यहाँ पे हम जो उसको टर्म देते हैं वो देते हैं पल्मोनरी फाइब्रोसिस। अब ये जो हमने डिस्कस किया इसके जो कॉजेज़ हैं, इसके जो टाइप्स हैं, अब हमें ये समझना है कि इसकी प्रोग्नोसिस कैसे हो सकती है। देखिए, पल्मोनरी फाइब्रोसिस का जो प्रोग्नोसिस है वो थोड़ा बैड होता है, यानी कि जो ये बीमारी है वो समय के साथ आगे बढ़ती है, इसका नेचर प्रोग्रेसिव होता है। तो इसीलिए अगर एक बार किसी के लंग्स में स्कारिंग होने लग जाए, तो यहाँ पर उस पेशेंट को रेगुलरली अपने डॉक्टर के संपर्क में बने रहना ज़रूरी होता है, अपने सिम्टम्स को मैनेज करके रखना ज़रूरी होता है। इवेंचुअली यहाँ पर जो पेशेंट है उसके लंग्स
विद टाइम और ज़्यादा उसमें फाइब्रोसिस होने लग जाती है। लेकिन जो हम मेजरली देखते हैं कि किसी किसी पेशेंट में इसका जो प्रोग्रेशन है वो बहुत ही रैपिड होगा, वहीं पर कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके अंदर इस बीमारी का प्रोग्रेशन बहुत ही स्लो होता है, बहुत ही स्पीडी होता है। तो अगर हमारे पास कोई भी 2 पेशेंट हैं जिन दोनों पेशेंट्स के लंग्स में स्कारिंग है, फाइब्रोसिस है, तो ये भी हो सकता है कि एक पेशेंट की बॉडी के अंदर बीमारी बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर जाए, वहीं पर दूसरे पेशेंट की जो बॉडी है उनके अंदर जो सिम्टम्स हैं वो मिनिमाइज़ रहें और बहुत ज़्यादा पेशेंट को परेशान ना करें। तो अगर हम इसको प्रिवेंट करने की बात करें तो सबसे पहले ये है कि हमें इरिटेंट से बचना है। मतलब ऐसे इरिटेंट्स, एलर्जेंस जो कि हमारे लंग्स को कहीं न कहीं इरिटेट करते हैं, जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग या फिर बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन या फिर सिलिका या फिर एस्बेस्टोस, इस तरह के जो भी ये कंपोनेंट्स हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ट्रिगर कर सकते हैं, इनसे हमें दूरी बना के रखनी है। तो हमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करना है। तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए आपको हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करना है। आप अपने हाथ हमेशा धुलें, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं बाहर से आ रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें ताकि आप जल्दी-जल्दी जुकाम ना पकड़ें, सर्दी आपको ना लगे। और आपको सर्दी जुकाम नहीं लगेगा तो आपके लंग्स में इन्फ्लेमेशन नहीं होगी और आपको सिम्पटम्स किसी प्रकार के नहीं बनेंगे। थर्ड जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि कोई भी मेडिकेशन बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना खाएं, और अगर आपको कोई भी लॉन्ग टर्म पे मेडिकेशन इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट्स को हमें कैसे कॉम्बैट करना है, ये भी आप अपने डॉक्टर्स के साथ डिस्कस ज़रूर करें। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको जो पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, इसकी प्रोग्नोसिस, कारण और इसका प्रिवेंशन समझ में आया होगा। अगर आप भी अस्थमा या फिर पल्मोनरी फाइब्रोसिस, आईएलडी या और किसी रेस्पिरेटरी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, तो आप हमारी टीम से संपर्क करके सजेशंस ले सकते हैं, ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हमारी टीम अपनी तरफ से पूरी मदद करेगी और हमारी टीम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि हम आपको आपके सिम्टम्स में बहुत अच्छे से रिडक्शन प्रोवाइड कर सकें। तो जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।